सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि अमेरिका को फिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई है और पाकिस्तान ने फिर कमाल, मुरव्वत और इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए अमेरिका को इनखला में मदद देने का फैसला कर लिया है। अमेरिका और नेटो दरखास्त पर हजारों गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद और कराची में ठहराने का फैसला किया गया। इस्लामाबाद और कराची के होटल्स को मकामी अफराद को बुकिंग ना देने का पाबंद किया गया है। हुकूमत ने यह फैसला यकीनन सोच समझ कर किया होगा, लेकिन खतरा बहरहाल मौजूद है क्योंकि किसी को नहीं पता कि गैर मुल्कियों के रूप में कौन कौन से लोग यहाँ आएंगे। दहशतगर्दी का खतरा तो बहरहाल सर उठा रहा है। काबुल में होने वाले बदतरीन खुदकुश हमले ने खतरे की घंटी पहले बजा दी है। इस हवाले से आज तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल और इसे निपटने की पाकिस्तान की तैयारियों पर रोशनी डाली। इन्होंने कौम को यकीन दिलाया कि सरहद को महफूज बना दिया गया है। अब इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है काबुल में, उसके बराह रास्त असरात पाकिस्तान पर भी पड़ रहे हैं। इसी बारे में हम आज बात करेंगे। हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन करेंगे काबुल से सुमैरा खान, सहाफ़ी हैं और बड़ी ज़बरदस्त दिलेरी के साथ वहाँ पर इन्होंने रिपोर्टिंग की है, पूरी दुनिया देख रही है। सुमैरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि अभी काबुल में क्या हालात हैं, जो खुदकुश हमले हुए उसके बाद अब सिक्योरिटी को किस तरह से यकीनी बनाया जा रहा है, क्योंकि तालिबान की तरफ से कहा गया कि जहाँ पर ये हमले हुए वहाँ की सिक्योरिटी अमेरिका ने संभाली हुई थी और अब अमेरिका की तरफ से ये भी कह दिया गया है जी हम बदला लेंगे। अमेरिकी सदर ने कहा है जी हम तो इसका बदला लेंगे। ऐसे लग रहा है जैसे वो कोई अटैक करेंगे अब दोबारा। ये सिर्फ मेरा ख्याल है अपनी आवाम को एक तसल्ली देने के लिए, क्योंकि एक ही वक्त में आप 13 अपने सोल्जर्स गंवा देते हैं एक ऐसे हमले में कि जो कि होता ही होटल से बाहर है और उसमें 13 जानों का जाना। पहले तो उनसे ये सवालात उठाए जा रहे हैं बहुत सख्ती से उनके मीडिया की जानिब से कि आप पहले ये बताएं, थ्रेट अलर्ट आप इशू करते हैं, बेस के अंदर की सूरत हाल आपके फौजी जानते हैं। 5800 फौजी आपके उस वक्त मौजूद थे, 2500 के करीब जो थे वो नेटो के फौजी मौजूद थे। तो ऐसा कैसे हुआ कि बैरन गेट के ऊपर और एबी गेट के ऊपर आप लोगों के ही जो जवान है वो मारे जाते हैं? तो मेरा ख्याल है कि ये तिफिल तसलियां सदर दे रहे हैं, लेकिन उनका भी कसूर नजर नहीं आता। वो इस वक्त समझ नहीं पा रहे कि जिस चीज का मैंने क्रेडिट लेने का सोचा था वो तो उल्टा गले पड़ रही है। और अब बल्कि वो ये कहते पाए जाते हैं और उनका जो प्रो मीडिया एक ब्लॉक है वो भी ये कहते पाए जाते हैं, फॉक्स और CNN वगैरह भी काफी उनके हमदर्दी में निकलते हैं कि 4 presidents planned it and conceived it, यानी वो वॉर का कहते हैं अफगानिस्तान में, and only one is responsible who's withdrawing the troops from अफगानिस्तान। तो ये अब वहाँ पे एक मीम बन गया है सदर बाइडेन के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि वो एक बड़ा आउट ऑफ द वे आके वो जो विकेट से बाहर निकल के खेल के वो जो बयानात देने का सिलसिला वो उन्होंने शुरू किया, विच इज क्वाइट इमेच्योर एज ऑफ नाउ, क्योंकि वो ऐसे मुल्क पर दोबारा हमले की बात करें जहां से वो अभी हमले खत्म करके 20 साल बाद निकल रहे हैं, वो भी अपनी मर्जी से। अच्छा, वो भी तालिबान बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान पकड़ा। अच्छा सुमेरा, जनरल मुकेंजी ने जो एक जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्शन किया उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब तालिबान के साथ हम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका ने तालिबान की गवर्नमेंट को, उनके वजूद को मान लिया है? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल ये है कि जनाब अमेरिकन वहाँ पर थे, तालिबान वहाँ पर थे, वहाँ पर खुदकुश हमला पहुँच कैसे गया? क्या कोई सिक्योरिटी ब्रीच है? तालिबान इस हवाले से क्या कह रहे हैं? देखिए, तालिबान तो इस वक्त बहुत सेफ खेल रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे, उनकी सारी जितनी भी उनकी स्ट्रैटेजी है वो बड़ा सेफ खेल रहे हैं। कल भी जहाँ से मैंने लाइव किया था वो कंटेनर के ऊपर मैं खुसूसी तौर पे इसीलिए जाकर वहां से मैंने लाइव किया कि जरा नीचे सूरत हाल तो देखो। वो एक बॉर्डर लाइन है उनके दरमियान की। वो कंटेनर जहाँ पे मैं खड़ी थी वो तालिबान की हुदूद में आता है, आगे बैरन गेट की हुदूद जो है वो अमेरिकन के अंडर आती है, और उससे 200 मीटर मजीद आगे चले जाएं उन्हीं की हुदूद में तो फिर वो एबी गेट आ जाता है, वहां पे हुआ। तो ये दोनों उन्हीं के अंडर हुए हैं। फिर मजे की बात है कि उसके एक सवाल जो जहन में, सिंस वी कवर मिलिट्री अफेयर्स, एक बड़ा, मैं इसको क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं कि बड़ा इमेच्योर किस्म का ये एक डिस्कशन बनता जा रहा है कि आप थ्रेट अलर्ट इशू करते, उसके अगले ही दिन आप ही के गेट्स के सामने ब्लास्ट होते और उसमें आप ही के फौजी ज्यादा चले जाते हैं। वाई नॉट एनी ब्रिटिशर, वाई नॉट एनी आजरी, वाई नॉट एनी बेल्जियन या फ्रेंच?
13 के 13 मरीज अमेरिका के चले जाते हैं, जख्मियों में भी ज्यादातर अमेरिका। यानी ऐसे लग रहा है कि धमाके के वक्त जब उस सुसाइडर ने खुद को डेटोनेट किया और एक वो व्हीकल बॉर्न आईडी थी, तो उस वक्त आपने गेट से चिपका के रखे हुए थे अपने तमाम तर सोल्जर्स। ये वाकया है, इस पर इन तमाम फॉलन सोल्जर्स की फैमिलीज, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से इसकी इन्वेस्टिगेशन बंद होने देंगी। अच्छा सुमेहरा, अब 3 दिन सिर्फ रह गए हैं तो इनखला हर सूरत में मुकम्मल करना है। ये जो हज़ारों गैर मुल्कियों को अब पाकिस्तान लाया जा रहा है, इस अमल को किस तरह आप देख रही हैं? क्या इसके लिए किया जा रहा है? क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है कि यकीनी बनाया जाए कि गैर मुल्कियों की आड़ में कोई शरपसंद लोग पाकिस्तान ना आ जाएं? ये मुमकिन नहीं है उसामा, क्योंकि अब जो सूरत हाल है पाकिस्तान इतना पाकिस्तान को भी पता है कि बहुत वाइब्रेंट सोशल मीडिया आ चुका है, और उस सोशल मीडिया को जवाब देना पाकिस्तान की हुकूमत और मिलिट्री दोनों जानते हैं कि हमने, और वो उन लाइंस के मुताबिक अपने आप को बड़ा अरसा हुआ उढालने की कोशिश करें। मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा जो कि आपकी कौमी सलामती के मुनाफी हो। इट गोज अगेंस्ट योर नेशनल सिक्योरिटीज इंटरेस्ट। तो और फिर न्यूक्स आर सो क्लियर कि वो बहुत एक करीबी इलाके में है, तो मेरा नहीं ख्याल कि गिवन द स्टेट आपकी हुकूमत किसी किस्म का कोई ऐसा बेवकूफ़ाना या बचकाना इकदाम, हाँ उनकी मेहमान नवाजी कुछ अरसे के लिए शायद करनी पड़े, और वो भी ऐसे है कि दे आर लैंडिंग एट कराची, और इस्लामाबाद में भी उनको एक पूरे अंडर वॉच रखा जाएगा, और उसके बाद दे विल बी टेकन डायरेक्टली टू देयर कंसर्न बेसिस, और वहाँ से वो अपने हो सकता है कि उन तक उनके बहरी बेड़े भी लाए जाएं या उनके कोई बहरी जहाज़ लाए जाएं, शिप्स लाए जाएं, जो लंगर अंदाज होगे वहीं से। आपको याद होगा जिस वॉर ऑन टेरर शुरू हुई है और नेटो रसद का जो एक ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन थी, तो सेम रूट इज बीइंग अडॉप्टेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज सिक्योरिटी पर्सनल। अब लोगों का रश कितना है इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर? क्योंकि अब लोग जितनी जल्दी हो सके निकलना चाह रहे हैं। अमेरिकी सदर ने लाख प्रेशर अपने इत्तेहादियों के बावजूद कहा जी 31 अगस्त के बाद हम नहीं रुकेंगे, ये खुदकुश हमले हो गए, इसके बाद तो वो और तेजी से निकलना चाह रहे हैं। कितना रश है लोगों का? रश तो उसामा कल हमारे हिसाब से 6000 लोग थे, आज हमारे हिसाब से 10,000 लोग हैं। लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। हर एक को अमेरिका जाना है, हर एक को जर्मनी जाना है, हर एक को ऑस्ट्रेलिया जाना है, और उन मुल्कों का इतना कोल्ड शोल्डर देखते हुए भी आज एक वीडियो मैंने देखी जिसमें एक अमरीकी सिपाही ने, जाहिर है उन पर भी कल से एक टेंशन है, और उन्होंने अपने साथियों की लाशें उठाई हैं और वो कंपाउंड के अंदर महदूद हैं, दिमागी तौर पर वो भी मफलूज हो चुके हैं। 3 दिन पहले जब मैं एयरबेस पर थी अंदर, तो यही अमरीकी सारे सोल्जर्स बहुत खुश थे कि हम फाइनली हम जा रहे हैं घर। तो आज उनकी जहनी रौब भटकी भी लग रही थी। उन्होंने एक औरत को बाकायदा अफगान खातून को धक्का दिया बैरिकेड्स के ऊपर से, बगैर सोचे समझे कि उसको लग जाएगी या हाथ पाँव। लेकिन अफगान अवाम बहुत इस वक्त बेवकूफ़ाना काम कर रही है। वो मजबूर कर रहे हैं उनको कि उनके ऊपर शायद तंग आकर कहीं कोई, देखें बरस से वो ड्यूटीज कर रहे हैं यहाँ पे, उनमें से कोई, और आपको अच्छी तरह पता है कि फॉरेन फोर्सेस में साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, उनके डिसऑर्डर्स होते हैं। तो अगर इनमें से जाते जाते किसी का टेम्परामेंट लूज हो गया या वो होशो हवास खो बैठा कल के वाक़े का असर लेते हुए, तो वी आर वेरी मच श्योर, वी आर प्रीटी श्योर कि दे कैन गो फॉर स्ट्रेट फायर एज वेल, अगर ये मजीद बात नहीं सुनती। अच्छा सुबैरा, काबुल की ओवरऑल सूरत हाल क्या है? क्योंकि तालिबान के आने के बाद एक लोगों में उम्मीद बंधी थी कि शायद ये दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कल के वाक़े के बाद क्या लोग खौफजदा हैं कि शायद ये दहशतगर्दी आगे भी चलेगी, ये कैरी ऑन करेगी? क्या मुल्क ये कैपिटल इसी की जद में है। जब बाहर का कोई नहीं होता तो अंदरून खाना लड़ाइयाँ चलती हैं। जैसे जो बाइडन ने कहा कि अफगानिस्तान जो है वो ट्राइबल सिस्टम पे चलता है, और इनमें से बमुश्किल ही कोई ट्राइब दूसरे ट्राइब के साथ मिलकर कोऑप में काम करने को तैयार होता है। तो उनको अंदाज़ा है साइकोलॉजिकली इस मुल्क का, और यही वजह है कि शायद वो निकलना चाह रहे हैं कि मज़ीद वो अपने आप को यहाँ पर मसरूफ़ नहीं रखना चाहते, क्योंकि उनके ख्याल में वो अभी तो बहुत अच्छा बोलते हैं अफगान्स के लिए, लेकिन उनकी अंदरूनी रिपोर्ट्स में और केबल्स में वो लोग अफगानिस्तान को एक थैंकलेस कौम कहते हैं। तो ये बहुत जल्द उनकी इंटेंशन भी सामने आ जाएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अफगानिस्तान में भी कल ब्लास्ट हुए 103 तक का डेथ टोल बताया जा रहा है। आज सड़कों पर छुट्टी के बावजूद रश मामूल का था, लोग रेस्टोरेंट्स में भी निकले थे। जाहिर एक सोग है, मातम भी है, लेकिन काबुल के लोग जो हैं वो खुद कहते हैं कि हम इन वाक़यात के साथ
बहुत अरसे से आदमी हो चुका है। सुमेरा, एक और अहम चीज, इसकी जिम्मेदारी ISI के ने की है। एक मिनट गुलाम मुर्तज़ा साहब, उस ISI ने कर दी है। असल इशू ये है कि क्या तालिबान वहाँ पर उनकी कितनी प्रेजेंस है IS की, और क्या तालिबान उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, कोई इस तरह की बात। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आप भी अपना सवाल पूछ लें, क्योंकि उसके बाद हमें शुक्रिया अदा करना है सुमेरा का, इसी में ऐड कर लें। गुलाम मुर्तज़ा साहब जल्दी से। सुमेरा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से दाश के खुरासान के जो असासे मुंजमद करने और उनके ठिकानों पर, उनके कमांडरों के ठिकानों पर हमला करने का जो बाइडन ने कहा है, तो कौन सी बेल्ट किस साइड पे ये है? कहीं इस मामले को बुनियाद बनाकर कुछ और मकासद तो नहीं लग रहे अमेरिकन फोर्सेस के? मैं आपकी बात काफ़ी हद तक समझ रही हूँ, मैं आपकी बात काफ़ी हद तक समझ रही हूँ। उसमें कारी फसीउद्दीन की जानिब भी इशारा हो सकता है कि वो एक बहुत डेडली मुजाहिद समझे जाते हैं। और आई थिंक मुझ सुनने में ये आया कि वो जो हमारी जो लाइन लगती है अफगानिस्तान से, उसमें सबसे अहम इलाका बदख्शां को समझा जाता है। बदख्शां स्ट्रेटिजिकली इन द आइज ऑफ दाइश के फुटप्रिंट्स के लिए बदख्शां बहुत एक अहम हैसियत रखता है। बदख्शां ही नहीं, नूरिस्तान भी हमारा उसके साथ इस तरफ इलाका, ये चित्राल का अरंदू सेक्टर और ये सारे सेक्टर इंतहाई हसास हैं, और यहाँ से एक इन्फिल्ट्रेशन का खतरा था। मगर अब फेंसिंग के बाद काफ़ी हद तक गो के काबू पाया जा चुका है, मगर फोर्सेस इस हवाले से काफ़ी अलार्म्ड हैं, अलर्ट हैं, और यही वजह है कि रेगुलर ट्रूप्स को तैनात किया गया है। और इसके अलावा तालिबान लीडरशिप के साथ पाकिस्तान जो है, जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म होती है, क्योंकि अभी तक फ्लूइड सी सिचुएशन है, और जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म होती है पाकिस्तान इसको फिर बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान के साथ उठाएगा कि या तो आप TTP का कोई इंतज़ाम करें, या फिर उनको हवाले किया जाए पाकिस्तान के, और या फिर इसके लिए कोई तीसरा रास्ता ऐसा इख्तियार किया जाए कि पाकिस्तान की सरहद को इसके बाद महफूज बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा खान, आपने हमें वक्त दिया, काबुल से लाइव हमारे साथ थी, आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखें। अब जिस तरह से बात हम कर रहे थे काबुल की सूरत हाल की, तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये जो बात हम कर रहे हैं दाइश की, ये अमेरिका से कंट्रोल नहीं हुई। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी में इसका हाथ नज़र आता है। और मुझे याद आ रहा है कि ट्रंप के दौर में शायद एक बहुत बड़ा यानी मिसाइल मारा गया और कहा गया कि जी ये जो यहाँ दाइश का लीडर था उसको हमने मार दिया है, और उसका ताल्लुक भारत से निकला था। तो अब बात यह है कि क्या तालिबान में इतनी सलाहियत है? यहाँ तो होता है कि चलो बहुत बड़ी साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन होती है, कौन था किस तरह, उसमें भी बड़ा मुश्किल हो जाता है खुदकुश हमले का पता लगाना, क्योंकि वो तो मर गया, उसके टुकड़े हो गए जिसने ये हमला किया, तो बड़ा मुश्किल है पीछे तक पहुंचना। क्या इतनी जल्दी अफगान तालिबान ये सलाहियत हासिल कर लेंगे कि अपने मुल्क में अमन रख सकें, ऐसी दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जा सकें? अब तो अमेरिका भी कह रहा है कि जी अफगान तालिबान का हमने चेक किया, कोई ताल्लुक नहीं है दहशतगर्द तंजीम से, कोई दाइश से या इस तरह की तंजीमों से। बिल्कुल, वो इस तरह की सलाहियत रखते हैं और उनके पास साइंटिफिक, फोरेंसिक और हर तरह के माहिरीन की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। और फिर ये है कि ज़रूरत पड़ने पर वो अपने साथी ममालक जो हमसाया ममालक हैं उनसे वो मदद भी हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान इस हवाले से बड़े खुले दिल का पाकिस्तान ने हमेशा मुजाहरा किया है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान को दरख्वास्त की गई तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ पे अपनी सर्विसेज जो है वो फ्राहम करेगा। इसके साथ साथ अगर कोई और मज़ीद उनको ऐसी खिदमात चाहिए हों जो पाकिस्तान के पास भी खुदा न खासा अगर अवेलेबल ना हो, तो चाइना से कोऑर्डिनेशन हो सकती है और रशिया से कोऑर्डिनेशन हो सकती है। लेकिन आप ये देखें कि अमेरिकन का किरदार बड़ा कभी नज़र आ रहा है। मुझे बड़ी एक शर्मिंदगी हो रही है कि वहाँ कल जो सारा इतना बड़ा एपिसोड हुआ, तो वहाँ हॉस्पिटल जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है काबुल में, उसको चलाने के लिए जो जनरेटर था उसको अमेरिकन जाते हुए तबाह कर गए, और के वो और हॉस्पिटल चल नहीं सकता बगैर जनरेटर के और बगैर स्टाफ के और बगैर तमाम जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं। तो ये इनकी मेंटालिटी है जो पूरी दुनिया को दर्स दे रहे हैं कि हम दावेदार हैं इंसानी हुकूक के और हम औरतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हम फ़लाँ चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो हालत ये है जो अभी आपको बताई गई है कि अगर वहाँ आप ये देखें कि कितनी बुरी हालत है ज़ख्मियों की, कितनी बुरी हालत है जो उनको मदद पहुँचाने वाले हैं उनकी, और किस तरह से
इस कठिन वक्त में तालिबान जो हैं वो उन ज़ख्मियों को संभाल रहे हैं और उनको तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। इवन के ताबूत नहीं मिल रहे थे जो वहाँ पे जांबाक हुए लोग उनको उसमें डालने के लिए। तो ये इस तरह के, और जो असला आप देखें कितना था, कितने टैंक्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, पता नहीं क्या क्या कुछ वहाँ रखा हुआ था, वो सब कोई या किसी जगह से ख़राब कर दिया या किसी और मुल्क को दे दिया। लेकिन वहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने आए थे, ये वहाँ पे डेवलपमेंट करने आए थे, और पिछले 10-12 साल से तो सिर्फ जी बड़ी अहम बात की है हो रही थी। बाबर डोगर साहब, ये आप देखें कि अमेरिकी सदर बाकायदा आंसुओं से रोता है, आंसुओं से, कि जी 13 फौजी उनके इसमें मर गए हैं, 15 ज़ख्मी हैं, बड़ा दुख। वो कहते जी हमारे हीरो हैं, हमारे हीरो हैं। 28 इसमें अफ़गान तालिबान के लोग भी इसमें जाँ बाक हुए हैं, दीगर औरतें बच्चे इसमें शहीद हो गए, जान से चले गए। उनका आपको उस तरह जिक्र नहीं मिलेगा। यहाँ से डॉक्टर्स को ले जाया जा रहा है, यहाँ से जो भी इस तरह के लोग हैं, हुनरमंद हैं, उनको ले जाया जा रहा है। कौन पीछे से संभालेगा? आपने फंड्स बंद कर दिए जो अफगानिस्तान के अवाम के थे, अवाम के फंड। आप यकीनी बनाएं कि चलो जी अफगान तालिबान उस तरह ना करें। अशरफ गनी के दौर में तो आपने आंखें बंद की हुई थी, जिस तरह भी करप्शन हो रही थी, अद्वियात नहीं है, दीगर चीज़ें नहीं हैं, तो फिर ये आंसू किस लिए? अपने वो भी इंसान थे, लेकिन क्या ये कोई भेड़ बकरियां, कीड़े मकोड़े हैं जो बाकी लोग इस दुनिया से चले गए, उनके कोई हुकूक नहीं है? जो पीछे कोई 3 करोड़, आप कितनों को ले जाएंगे? बहुत ज़्यादा चलें 1 लाख फ़र्ज करें आप लोगों को ले जाते हैं, तो बाकी जो 3.5 करोड़ लोग होंगे, कुछ 4 करोड़ लोग, वो इंसान नहीं, उनके लिए आपने कुछ नहीं छोड़ना है यहाँ पर। उसामा साहब, अमेरिकन के नज़दीक ह्यूमन राइट्स वही हैं जो उनको फ़ायदा दें, जो उनके मुताबिक हों। उनके नज़दीक सारे ह्यूमन राइट्स नेटो फ़ौजियों के लिए या अमेरिकन फ़ौजियों के लिए। ये जो मगरमच्छ के आंसू बाइडन बहा रहे थे, ये असल में वो जो 13 अमेरिकी फ़ौजी हलाक हुए हैं, ये उनकी फैमिलीज़ के लिए थे। ये 24 करोड़ अमेरिकी अवाम को दिखाने के लिए थे। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, सोशल मीडिया देख रहा था, जितनी गालियां बाइडन को इस वक्त अमेरिका में पड़ रही हैं, आप उसका तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि 13 अमेरिकी जो है वो हलाक हो गए हैं। और क्यों हलाक हुए, किस वजह से हलाक हुए? लोग पूछ रहे हैं कि जनाब ये किसके साथ जंग लड़ रहे हैं, किस मुल्क के साथ हमारी लड़ाई हो रही है जो आपने वहां पे फौजी भेजे हुए हैं? हमारे जो लड़के मारे गए हैं वो क्यों मारे गए हैं? बाइडन को इसका हिसाब देना पड़ेगा। लोग तो बाइडन से हिसाब मांग रहे हैं कि ये लोग क्यों मारे गए, किस तरह से मारे गए। तो बाइडन पे तो बहुत ज्यादा प्रेशर है अमेरिका का कि जनाब अब जब आपने कहा कि फौजें वहां से निकाल ली हैं तो वहां फौजें निकाल लें। अब अमेरिकी फौजी वहां पर क्यों बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? तो उसामा साहब, पहली बात तो ये है, आपने देखा कश्मीर का इशू है, ह्यूमन राइट्स आज तक कभी किसी ने कुछ पूछा ही नहीं थे। वहाँ पे 10 लाख फौजी जो हैं उन्होंने कश्मीर को जेल बनाया हुआ है, जुल्म और सितम हो रहा है। वहाँ पे अमेरिका ने हमेशा से आंखें बंद करके रखी, पूरे भारत में शाम में देख लें अमेरिका ने आंखें बंद करके रखी हैं। इराक में उन्होंने तबाही फेर दी, अमेरिका ने आंखें बंद करके रखी। फलस्तीन में मुसलमानों को जिस तरह से मारा गया, जो वहाँ पर हाल है, वहाँ पर अमेरिका ने आंखें बंद करके रखी हैं। ह्यूमन राइट्स सिर्फ वही है जिसको वो समझते हैं कि जिसको वो डिफाइन करते हैं, उनके नजदीक वो ह्यूमन राइट्स हैं। मेरा मतलब है कि मुसलमान खवातीन को फ्रांस में हिजाब ना करने दिया जाए, ये ह्यूमन राइट नहीं है। हाँ, अफगानिस्तान की खवातीन को अगर हिजाब की बात की जाए तो वहां पर इनके ह्यूमन राइट जो है वो जाग जाते हैं। तो ये तो इनकी मर्जी के ह्यूमन राइट्स है, उसकी मर्जी की डेफिनेशन। मैं पढ़ रहा था गुलाम साहब के, दिखाया बड़ा जा रहा है वहां पर मीडिया में कि ना फौजियों ने बच्चे उठाए हुए हैं, वो जनाब बड़े अमेरिकी फौजी उनको बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, एक अपना इमेज वहां पर उनको दिखाने के लिए कि हमने क्या किया अफगान कौम के लिए। लेकिन जो हकीकत है, जो ये कुछ हमले हैं, अब ये दिखा रहे हैं कि क्या हुआ। अमेरिकी सदर खुद कहता है कि जी अफगान तालिबान ने एक मुआहदे के बाद एक भी अमेरिकी को निशाना नहीं बनाया, एक भी अमेरिकी को। अब नजर उनको ये आ रहा है कि असल तो दहशतगर्दी दाइश और इस तरह की दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनके पीछे जाना है, तो फिर तो उनको अफगान तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए अब, क्योंकि वही उनको रोक सकते हैं। और कैसे ये रोकेंगे? बिल्कुल उनको सपोर्ट करना चाहिए। और जो इस तरह का कैओस क्रिएट किया जा रहा था कि हम देखेंगे, हम वक्त लेंगे और हम सोचेंगे, इन बातों की बुनियाद पर ही तो इस तरह की कार्रवाइयाँ करने वालों को, मैंने जिस तरह 2 दिन पहले भी हम इसके ऊपर बात कर रहे थे कि अब स्लीपर सेल जो हैं वो जगाए जा रहे हैं, लोगों को एक्टिवेट किया जा रहा है। तो ये वही चीज़ें हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे।
और अगर अब भी होश के नाखून ना लिए गए तो आप ये देखें कि बहुत और मज़ीद नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अभी क्योंकि 4-5 दिन बाकी हैं 31 अगस्त में, 31 तक तो कम से कम अभी कोई अनाउंसमेंट उनकी कर दी जाए अफ़गानिस्तान के हवाले से कि वो जो अफ़गान तालिबान हैं अमेरिका उनके साथ है, या एटलीस्ट जो है वो उनको वो मॉनिटर करेगा और उनको सैंक्शंस के हवाले से बात कर दी जाए। और ये जो पनपने वाले ग्रुप हैं इस तरह के जो वहाँ पे कार्रवाइयाँ कर सकते हैं या नुकसान पहुँचा सकते हैं अफ़गान नेशनल्स को, तो उनको एटलीस्ट कुछ थोड़ा सा सब्र करने को मिलेगा और उसके बाद तालिबान खुद संभाल लेंगे। लेकिन जब तक ये क्यास की सूरत हाल है इसमें उनको इस तरह का क्यास जो है वो क्रिएट नहीं करना चाहिए जिस तरह का उन्होंने किया हुआ है। अच्छा। उसका रिजल्ट उन्होंने खुद भी देख लिया है। और फिर आप ये भी देखें कि अभी जो वहाँ पे मौजूद हैं कितने लोग हैं काबुल एयरपोर्ट के ऊपर इर्द गिर्द, तो वहाँ अभी भी इस तरह की खुदा न खासा थ्रेट्स भी हैं और पोजीशन और भी खुदा न खासा इस तरह की हो सकती है। अब ये अजीब सूरत हाल जी, ये अब बाबर डॉक्टर साहब अजीब सूरत हाल नहीं जो जी मुगलाब साहब बात मुकम्मल कीजिए प्लीज। ये जो इक्विपमेंट इन्होंने वहाँ से बहुत सारा इक्विपमेंट जो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर लगा हुआ था, सिवाय ATC के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बहुत सारा जो इक्विपमेंट था वो भी इन्होंने वहाँ से उतारा है। और ये अब ये है कि जब तक हम हैं तो हमारी हिफाजत के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जो इक्विपमेंट्स हैं वो मौजूद हों, और जब हम नहीं हैं तो अफ़गान गरीबों के लिए और बाकी लोगों के लिए तो जो मर्जी आप वो उनके साथ होता रहे, उनकी किसी को फिक्र नहीं है। तो जो इंस्टॉलेशन लगी अफगान बड़ी डिटेल से ये कह चुके हैं कि जनाब हम यहाँ पे डेवलपमेंट करने नहीं आए, हम तो IS को ब्रेक है सर, न्यूज़ अपडेट्स का वक्त है। लेकिन अभी ये अजीब सूरत हाल है कि अफगान तालिबान भी इसमें हमने देखा 28 जाँ बहक हुए हैं, अमरीकी फौजी भी, तो अब तो ये दुश्मन एक नज़र आ रहा है दोनों का जो दाइश है, तो उसके मुकाबले पे तो खड़े होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग की। अब पता चला, अब पता चला। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें बताया है अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में, और जिस तरह से कई दहाइयों से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में बेअमनी है और उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पे पड़ता है, और जो बाढ़ लगाई गई उसके बारे में उन्होंने कहा कि उससे सूरत हाल काफ़ी हम बेहतर देख रहे हैं। और इसमें यह भी देखा जा रहा है कि अब किस तरह से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को कंट्रोल करना है, कितने इसके ख़तरात हैं। उन्होंने कहा कि अभी हालात काफ़ी हद तक कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। तो बाबर डोगर साहब, ये अब यानी एक तरह से लगता है कि फ़ौज की तरफ से कौम को यकीन दहानी करवाई जा रही है कि बड़ी बेहतर तैयारी पाकिस्तान ने पहले से कर ली थी। अगरचे DG ISPR ने यह भी कहा है कि ये अंदाजे गलत साबित हुए, मतलब कोई भी ये सोच नहीं रहा था कि अशरफ गनी इतनी तेज़ी से ढेर हो जाएगा या पूरी फ़ौज अफगानिस्तान की इस तरह से निकल जाएगी। और मतलब आम आदमी के लिए तो कहेंगे जी बिल्कुल बुज़दिली दिखाएंगे, कुछ खड़े ही नहीं हुए, कोई रुका ही नहीं। इमरान खान साहब कहते हैं जी जब गवर्नमेंट करप्ट होगी तो जाहिर है कौन उसके लिए खड़ा होगा, तो वो किसी को भी इस तरह से अंदाज़ा नहीं था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह यह है कि कम से कम बाढ़ लगाई हुई थी, वरना तो पता नहीं क्या हालात होते हैं। उसामा साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या आर्मी चीफ दोनों ही ये कह चुके हैं कि अफगानिस्तान में जो अमन है उसी के ज़रिए से पाकिस्तान में भी अमन जो है वो इंश्योर होगा, पाकिस्तान में अमन कायम होगा। जब तक अफगानिस्तान में खाना जंगी रहेगी पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। अब मसला ये है कि अफगानिस्तान में इक़्तिदार तब्दील हो गया। पहले वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो आपको पता है किस तरह से इंडिया, आज DG ISPR जो है उन्होंने भी ये कहा कि इंडिया NDS और TTP के ज़रिए से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा था। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी इंडिया के इन्फ्लुएंस में थी, और अब जब वहाँ पर चेंज ऑफ रजीम हुआ है तो ये उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ पर अब अमन होगा। लेकिन कल का जो धमाका है उसमें अगर दुनिया में अफगानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो वो पाकिस्तान है,
क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से IS ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है, तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी ख़तरा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी एक थ्रेट है। अब लोग ये समझ रहे हैं कि क्या वो पाकिस्तान में भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, वहाँ पे TTP की प्रेजेंस है, वो भी पाकिस्तान में पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ये जो खदशात हैं, ये जो डर है, ये जो खौफ है कि अफगानिस्तान में अगर काबुल में अगर दहशतगर्दी होती है, खाना जंगी शुरू हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर क्या आएगा, उस हवाले से जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि जनाब हमारी तैयारियाँ इससे पहले ही थी। हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी अफगान गवर्नमेंट जो है, अफगान फोर्सेज जो हैं वो तालिबान के सामने हथियार डाल देंगी। इसके बावजूद बाढ़ लग चुकी है 90%, और जो है पॉइंट्स जो हैं वो रिड्यूस कर दिए गए, एंट्री पॉइंट, वहाँ पर बड़ी सख्ती है। और सिर्फ वही अफगान पाकिस्तान में एंटर हो सकते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। तो बेसिकली जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस समय कौम को ये बताना था कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो उन्होंने अपने अरेंजमेंट्स पूरे किए हुए हैं। अफगानिस्तान में कैसे भी हालात हों, हम उनसे निपटने के लिए तैयार हैं, और अफगान खाना जंगी या जो दहशतगर्दी है उसको पाकिस्तान में नहीं आने दिया जाएगा। अच्छा, एक बड़ा मामला जो है, गुलाम साहब आप चूँकि इस्लामाबाद में हैं, ये गैर मुल्कियों के इनखला एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ने, जो मैं समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदार मुल्क की हैसियत से ज़ाहिर इंटरनेशनल नॉर्म्स होती हैं, उसके मुताबिक जो लोग हैं उनके इनखला के लिए सहूलत देना कोई गलत चीज़ नहीं है, कि ताकि एक दफ़ा वो यहाँ आ जाए, अपने आप को महफूज तस्वुर करें, फिर यहाँ से जहाँ वो जाना चाहें, कई गैर मुल्की शहरी अमरीकी होंगे, दीगर मुल्कों के जर्मनी, बरतानिया, जहाँ जहाँ के भी शहरी हैं, तो उनको निकाला जाए। क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तेज़ी से सूरत हाल तब्दील होगी, तो इसलिए वो लोग शायद रुके हुए थे कि काबुल में तो अभी साल बाद आएंगे अफ़गान तालिबान और पता नहीं क्या क्या। तो आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान ये कर लेगा? अचानक से अब तमाम होटल्स को कह दिया गया है कि जी कोई पाकिस्तानी शहरी जो है उसको आपने नहीं कमरा देना, तो ये इतनी तेज़ी से एक एमरजेंसी की सूरत हाल बन गई है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है इस हवाले से, इसी वजह से जो DC इस्लामाबाद हैं उन्होंने और उनकी टीम ने AC इस्लामाबाद उन्होंने मुख्तलिफ़ होटल्स और जो रेस्टोरेंट्स हैं या बड़ी जगह हैं जहाँ पे ठहराया जा सकता है लोगों को, उनको उन्होंने ये कहा है कि जो फैमिलीज़ रह रही हैं उनके पास उनको रहने दिया जाए, और जो कोई सिंगल रूम्स जिन्होंने ले रखे हैं उनको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो है उनको वहाँ से निकाल दिया जाए या वो खाली करवा लिए जाएं। तो अभी जो है परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तकरीबन 8 परवाज़ें हैं जो 500 अफराद पर मुश्तमिल इस्लामाबाद लैंड होंगी। 4000 के करीब ये लोग होंगे और 4000 के करीब ही लोग कराची ले जाए जाएंगे। अच्छा, वो पाकिस्तान उनको मैनेज करेगा, खाना पीना उनका, रिहाइश और बाकी सारा कुछ। तो फिर ये है कि जब उनका उसमें मुतरजम भी हैं, बहुत सारे जो तर्जमा बताते थे फ़ारसी का अंग्रेज़ी के साथ, और बाकी उनके खिदमतगार हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ और भी हैं। तो ये वो लोग हैं जो वहाँ से निकलना चाहते हैं। बात ये है कि क्या किसी मुल्क की जानिब से पाकिस्तान को ये एश्योर कराया गया है कि ये 3 दिन रहेंगे, ये 5 दिन रहेंगे या ये 10 दिन रहेंगे, और कितनी जल्दी इनको यहाँ से ले जाया जाएगा। तो अगर जो गैर मुल्की हैं, मसलन जिनमें अमेरिकन्स हैं, नेटो के कुछ लोग हैं या ब्रिटिश हैं, तो वो तो उनके पास अपने पासपोर्ट्स हैं, वो तो कोई भी फ़्लाइट लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। जिनके पास वीज़े नहीं हैं उन ममालिक के, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे सारी थोप दिए जाएं और चंद हफ्तों के बाद हम उनको फिर होटल से किसी और क़याम खाने में उनको शिफ्ट कर रहे हों। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि जितना भी हमने देखा है अमेरिकन की जानिब से हमेशा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की कुर्बानियों के साथ यही सलूक किया गया है। 13 लोगों के ऊपर आप आंसू बहा रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं, और हमारे 86,000 लोग, क्या हमारी बहनें बेवा नहीं हुई? हमारी बहनें जो हैं वो उनके बच्चे जो हैं यतीम नहीं हुए? क्या हमारी माएँ जो हैं उन्होंने अपनी औलाद नहीं खोई? तो हम नहीं रो रहे? 86,000 लोग, और जो मिलिट्री और जो FC, पुलिस, वकला, तलबा, सहाफ़ी,
और कोई ऐसा तबका फ़िक्र यूनिवर्सिटीज़ में उस्ताज़ा बच्चे, कोई तबका फ़िक्र आपको है, छोटे और कारोबारी लोग कौन सा ऐसा तबका है हमारा जहाँ पे हमने कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। आपके 13 लोगों के ऊपर आंसू निकल रहे हैं, हमने 86,000 तबूत उठाए हैं, और 86,000 का मतलब पाकिस्तान में आपको पता है कि एक शख्स एक ख़ानदान को सपोर्ट कर रहा होता है। वो अमेरिकन की तरह नहीं है कि अगर 13 हैं तो 13 ही लोग होंगे, वो उनकी बीवियाँ अपने काम कर रही होंगी, मर्द अपने काम कर रहे होंगे, तो वो वहाँ तो और सिस्टम है। हमारे तो एक शख्स का मतलब 10 लोग होते हैं जो एक शख्स उनको पार रहा होता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हुआ, और हमें ये सुनने को मिला कि ये इनकी जो परेशानी है इस वक्त अमेरिकन को, उसकी वजह पाकिस्तान है जी। आज भी पाकिस्तान तो भरपूर पाकिस्तान कह रहा है कि आएँ जी, हम आपको फैसिलिटेट कर देते हैं यहाँ पे। तो अभी तो ये कल तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आपको पता है कि ये फरमाया था और कहा था कि वो ये समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से हम इस दलदल में थे, और हम निकलने में जो हमें देर लगी है या जो कुछ भी नुकसानात हुए हैं वो पाकिस्तान की वजह से हुए हैं। तो अगर वो एक तरफ ये कहते हैं और दूसरी तरफ हम फिर भी हाथ बांध के खड़े हुए, और हम 4,000 यहाँ पे और दीगर जगहों पे उनको ले रहे हैं, फिर उनकी खिदमत भी करेंगे और उनको फिर आगे फैसिलिटेट भी करेंगे। मशरकी सरहद के ऊपर अगर आप देखें ना, उन्हीं दिनों में कौन करवाता था ये 12-15 हज़ार जो हमारे वहाँ पे खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं जी। इधर से हमारी तवज्जो हटाने के लिए अफ़गानिस्तान की तरफ से हमारी तवज्जो इधर मशरकी सरहदों के ऊपर कर दी जाती थी। हम अपनी फ़ौजें उस तरफ डाइवर्ट करते थे, अपने उधर लोग भिजवाते थे, तो इधर से कोई ना कोई ऐसी हरकत कर दी जाती थी। तो हमें तो चबक्खी जंग का सामना हमारी फ़ौज ने किया है, और इतनी बहादुरी के साथ लड़े हैं कि अब तक आप ये देखें कि एक साल में और जो ऑपरेशन हमने किए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, एक साल में 90 वाक़यात हुए थे दहशतगर्दी के, और खुदा न खास्ता किसी ऐसे मुल्क में 10 वाक़यात हों तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर दें, लेकिन हमने बड़ा बर्दाश्त किया और बड़ा तहम्मुल के साथ किया। कलेक्शन सपोर्ट फंड, मैं कहता हूँ किताब है पूरी, एक एक जुमला जो है वो एक निश्तर है जो हमारे अंदर चुपता है। कलेक्शन सपोर्ट फंड की मद में हमें क्या पीनट्स दिए गए, हमारे हर चीज़, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर नेट और सप्लाईज ने तबाह कर दिया, हमारे कस्टम्स के मामला थे उसको बिगाड़ दिया, हमारे तोरखम के ऊपर मामला को बिगाड़ दिया, हमारा कल्चर ख़राब कर दिया, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें किस किस नाम के ऊपर इन 20 सालों में तजारत होती रही जो हम अलाउ नहीं करते चीज़ों को, वो चीज़ें यहाँ हयाताबाद बाड़े में और यहाँ पे खुलती रही और बिकती रही इन सप्लाइयों के चक्कर में। तो भाईजान ये सारी चीज़ें सवालात हैं, हमने बड़ा इसको भुगता है जी, ये कोई शक नहीं इतनी दहाइयों में, और DGSPR भी ये बातें सब बता रहे थे। लेकिन अब बात ये है कि हमने क्या किया है खुद। ये ठीक है कि अमेरिका भी देखें, पहले मिन्नतें होती रहीं कि जी किसी तरह से मुज़ाकरात करवा दें अफ़गान तालिबान के साथ, तो पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया, वो सब कुछ हो गया, और उसके बाद फिर जिस तरह से इनखला किया, क्या हर बात पाकिस्तान से पूछ के की गई, और उसके बाद जिस तरह से गए हैं पीछे तबाही छोड़ दी, और फिर कहते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान बार बार कहेगा जी आप हमसे पूछ के सब काम कर रहे हैं कि आप फिर हमें ब्लेम करें। लेकिन बाबर डोगर साहब, DGSPR ने कहा कि हमें ये नज़र आ रहा था, मुझे ब्रेक का कह दिया गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल DGSPR ने भी बताया कि हमें सूरत हाल नज़र आ रही थी इस तरह से हो सकती है, इसीलिए फिर बाकायदा फ़ौज तैनात कर दी गई थी बॉर्डर फोर्स के अलावा, और जो सरहदी गुजरगाहें हैं उनको मज़ीद सिक्योर किया गया था। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ सियासत की बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब कराची में बड़ा उनका इम्तिहान है, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ख़त भी उनको लिख दिया गया है, इस ख़त में क्या है ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला। मुस्लिम लीग नून को इस वक्त कराची में मुश्किलात दरपेश हैं, अगरचे PDM को जलसे की इजाज़त मिल गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है, अब इसके बाद कोई जवाज़ नहीं पेश करना चाहिए कि जी स्कूल्स बंद या कोई और चीज़ बंद करने में, क्योंकि अगर जलसा हो सकता है, वबा फैल रही है, कोई बात नहीं, तो उसके लिए अगर आप इजाज़त दे रहे हैं तो फिर आपको अब किसी चीज़ को रोकना नहीं चाहिए, कोई बुनियाद फिर आपके पास नहीं बचती। बहरहाल साथ दूसरी खबर यह है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ख़त लिख दिया अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को, जिसमें
पंजाब के लिए जो सीट है इलेक्शन कमीशन में और खैबर पख्तूनख्वा में, उसके लिए 3-3 नाम दे दिए गए हैं। तो ये अब शहबाज शरीफ साहब पर है कि उनकी तरफ से कितना अच्छा जवाब आता है। मुझे तो लगता है उनकी तरफ से भी बाबर साहब को खत ही आएगा, मेरा ख्याल है वो कहेंगे ये नहीं है, या पहले कोई मुशावरत शायद हो जाती है। उसामा साहब, होना तो यही चाहिए था कि एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक कमेटी बनती, एक कमेटी चीफ जो है वो अपोजिशन लीडर की तरफ से बनती, वो कमेटीज़ जो है वो आपस में मिलती, जो तरीक़ेकार है जो माजी में होता रहा है। ये जो कमेटियाँ ये जो आपस में बैठती हैं, 3 नाम मुद्दत से सजेस्ट किए जाते हैं, 3 नाम मुद्दत से सजेस्ट किए जाते हैं, अल्टीमेटली उस पर जो है निगोशिएट होता है, अल्टीमेटली उस पर होता है ये कि वो फिर एक एक नाम पे आ जाते हैं और उसमें से कंसेंसस कर लिया जाता है कि कौन होगा या कौन नहीं हो सकता। लेकिन अब यहाँ पर तो सूरत हाल ही डिफरेंट है। अब गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन को मुँह लगाने के लिए तैयार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन से मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो वो तो सर आइन में है ना कि आपने जनाब 3-3 नाम प्रपोज करने और अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर जो है हुकूमत जो है उसने मिल के कंसेंसस के साथ एक बामी मुशावरत के साथ मीनिंगफुल डायलॉग के ज़रिए से जो मेंबरान है उनको लेके आना है। मेरा मतलब है कि ये बड़ा अहम है। पंजाब एक बड़ा सूबा है, KPK है, वहाँ पर अल्टीमेटली इन लोगों के ज़रिए से इलेक्शन होने हैं। इन्होंने उसको उस मेंबरान जो है इन्होंने उस सारे इलेक्शन प्रोसेस को देखना है। तो ये बड़ी अहम तैनाती हैं। तो इसमें होना तो ये चाहिए था कि मुकम्मल मीनिंगफुल मुशावरत होती है, लेकिन मीनिंगफुल मुशावरत होती नहीं है। फवाद चौधरी के ज़रिए से पता चलता है जी प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा एहसान किया है, ख़त लिख दिया है। अपोजिशन लीडर जो है वो ख़त को पढ़ेंगे और उसके बाद वो उसका जवाब दे देंगे। मे बी वो अपने 3 नाम दे दें कि जी हमारे तो ये 3 नाम है, हम तो इनमें से चाहते हैं। उसके बाद शायद हो सकता है कि फिर कोई कमेटी बन जाए। उस कमेटी में दोनों अपोजिशन और हुकूमत की जाने से, अपोजिशन में जारी बात है कि वहाँ पर भी कंसल्टेशन का प्रोसेस चलना है, क्योंकि वहाँ पर फिर पार्टी भी है, वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान भी हैं। अपोजिशन लीडर जो है वो उनसे भी मुशावरत करेंगे। और मुशावरत करने के बाद फिर 3 नाम देंगे और वो जो नाम होंगे उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये मामला अल्टीमेटली कमेटियों के सुपुर्द होगा और वहाँ पर कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। अगर नहीं तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, नाम दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला कर लेगी। लेकिन अच्छा यही हो कि ये मिलके आपस में कर लें। अच्छा काम अगर हो जाए तो और क्या चाहिए, लेकिन अच्छा काम होता नहीं यहाँ पर। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये आपको क्या लग रहा है, इस दफ़ा कोई रिवायत बदलेगी? या हमने देखा वैसे ये लड़ाई पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी चलती थी, ऐसा नहीं है कि उनके दौर में कोई लड़ाई नहीं होती थी। ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से, नामों के बारे में फिर जाकर हो जाता था अच्छा जी पंजाब में हमारा, सिंध में तुम्हारा, जिस तरह तुम चाहते हो करते रहो। और इसी तरह बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा बाद में मैनेज होता था, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे फिर लड़ाई होती थी। नैब का हमारे देख लें जी, चेयरमैन नैब आए, उसके बाद क्या हुआ वो किसी को नहीं पसंद आए। तो ये बताइएगा गुलाम मुर्तज़ा साहब, एक तो ये कहानी तो है ही, साथ शहबाज शरीफ साहब जो कराची गए हैं, तो ये मामला संभाल लेंगे? जो कराची में एक शोरिश बरपा है, नून लीग के लिए एक मुश्किल क्रिएट हुई है, शहबाज शरीफ उसको भी संभाल लेंगे और PDM के जलसे से धुआंधार खिताब भी उनका हो जाएगा? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर की फ्रूटफुल और मीनिंगफुल कंसल्टेशन है, वो एक ज़रूरी अमर है, शेल कंसल्ट है कि जी वो लाजमन करेंगे और उनको करना होगा। इससे पहले जो रवायात रही हैं वो प्राइम मिनिस्टर इनवाइट करते थे अपोजिशन लीडर को कि मीटिंग के लिए बुलाते थे, तो उसमें नाम डिस्कस होते थे कि ये कर लें, वो कहते थे नहीं कर लें। तो वो इस तरह से फ्रूटफुल और मीनिंगफुल कंसल्टेशन जो हैं वो हो जाती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी इस तरह से मीटिंग्स भी होती रही हैं और अपॉइंटमेंट्स भी होती रही हैं। चेयरमैन नैब का मामला भी जो है वो इस तरह से होता है। तो अभी ये मौजूदा हुकूमत में ये रवायत है कि वो ख़त लिख देते हैं और ख़त के बाद आप जानते हैं कि अब उनकी जानिब से आ जाएगा कि हम ये नाम विड्रॉ कर लें, हम ये नाम देते हैं। तो अल्टीमेटली उम्मीद तो की जा सकती है, क्योंकि अब सूरत हाल वो वाली नहीं है जो 18 में गवर्नमेंट थी या 19 में थी। तो अभी जो सूरत हाल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर भी इस तरह ही हुआ था कि फिर मेरा ख्याल है कि जो नून लीग की तरफ से नाम आया था, जी वो खुशी से अब मेरे ख्याल में कंसल्ट करने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन तो खैर पहले से ही तैयार है, बाकी हुकूमत भी तैयार है। तो नहीं तो फिर ये है कि उसी तरीक़ाकार में ये लिखा हुआ है कि फिर पार्लियामानी कमेटी जो है उसके पास चला जाएगा ये मैटर
तो वो फिर कमेटी में अपोजिशन के भी लोग होंगे, उनके भी होंगे, वो डिसाइड कर लेगी। फिर अगर वहाँ पे भी इसी तरह से रहता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट वाला ऑप्शन है कि वो वहाँ चले जाएंगे, तो वहाँ पे जो है वो अपॉइंटमेंट्स उनकी कर दी जाएंगी। लेकिन उम्मीद है कि ये पहले मरले में ही मामला जो हैं वो ठीक हो जाएंगे और इनकी अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगी। दूसरा सवाल आपने जो कहा है शहबाज शरीफ साहब कि वो संभाल पाएंगे, काफ़ी हद तक उनकी बातचीत हो गई है मिफ्ता इस्माइल साहब से भी, बाकी लोगों से भी, तो बहुत सारी चीज़ें तो संभल जाएंगी। लेकिन नाराज़गी मिफ्ता इस्माइल साहब की शायद पूरी तरह से दूर ना हो सके, वो मिलेंगे भी साथ उनके और साथ साथ रहेंगे भी। लेकिन उसमें जो असल इशू है वो कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो इलेक्शंस हैं वहाँ पे जो टिकट्स इशू किए गए हैं वहाँ उसका इशू है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो वो क्योंकि अगर फैसले तो अब शहबाज शरीफ गए हैं तो मेन जो फैसले हैं वो शहबाज शरीफ साहब कर देंगे, तो डेफिनेटली वो कुछ चीज़ें मिफ्ता इस्माइल साहब को मिलेंगी, कुछ उनके अपोनेंट्स जो हैं उनको मिलेंगी। और फिर ये कहा गया था कि जो लोग इनसे भी पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ सिंध में काम कर रहे हैं, जो वहाँ वर्कर हैं, उनको इग्नोर किया गया है। तो ये नए लोगों को आप वो ला रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जिनका पार्टी से मुखलस ही नहीं है तो उनको किस तरह से आप टिकट्स दे सकते हैं, जब वो जीत भी नहीं पाएंगे। तो ये सूरत हाल, ये कंसल्टेशंस होंगी और परसों इतवार वाले दिन तक वहाँ काफ़ी हद तक चीज़ें मियां शहबाज शरीफ सेटल कर लेंगे। हो सकता है मिफ्ता इस्माइल साहब आपको स्टेज पे भी नजर आ जाए, फिर तो बहुत बड़ी बात होगी कि जनाब तब सब नाराज़गियाँ दूर हो गई हैं। अच्छा बाबर डोगर साहब, बिल्कुल टाइम कम रह गया, आपको भी लगता है कि जिस तरह गुलाम रसूल साहब कह रहे हैं फ़हम तफ़हीम से मामला हल हो जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ हैं इस दफ़ा, मरियम नहीं है, नवाज़ शरीफ नहीं है, तो उनके साथ कुछ इमरान खान साहब एक रिलेशनशिप जिस तरह होता है पार्लिमानी रिलेशनशिप कुछ बन जाएगा, कोई नाम इस तरह सेटल हो जाएंगे, मामला आगे तक नहीं जाएगा? उसामा साहब, इमरान खान जो है वो सबसे अपना जो राइवल समझते हैं वो शहबाज शरीफ को समझते हैं। नवाज शरीफ या मरीम को वो अपना राइवल समझते ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो ना इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना वो पार्लिमानी सियासत से वो आउट हैं। अगर इमरान खान को किसी थ्रेट है तो वो शहबाज शरीफ से है। और मुफाहमत की पॉलिसी जो वो शहबाज शरीफ साहब जो बार बार मुफाहमत की पॉलिसी की बात करते हैं, उससे भी इमरान खान साहब को थ्रेट है, क्योंकि दोनों लगता है एक ही पेज पर रहने की बात कर रहे हैं। अब अगर ये मसला हल नहीं होता तो फिर आने वाले 2 महीने के बाद इससे भी एक बड़ा इशू आने वाला है, वो है जो है चेयरमैन नैब का तैनाती। तो वो बड़ी अहम होगी। और अगर ये दोनों इन छोटे लेवल पे नामों पे आपस में एक दूसरे के साथ एग्री ना कर पाए तो मुझे लग रहा है कि फिर चेयरमैन नैब के हवाले से खासी तलखी मौजूद, क्योंकि अपोजिशन जो है वो तो हुकूमती नाम को एंटरटेन करने को तैयार ही नहीं होगी। तो कई एक्सटेंशन की बात भी आती है कि शायद सर अगर एक्सटेंशन भी देनी है तो वो भी अपोजिशन लीडर की मर्जी के बगैर नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही। अल्टीमेटली आप उसको इत्मीनान में लेना पड़ेगा। चलें अभी तो पहला हो जाए ये इलेक्शन कमीशन में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के अरकान का, उसके बाद चेयरमैन नैब का देखते हैं कि क्या होगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।